कभी कभी दोस्तों, जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां एक अनजाना दरवाजा खुलता है और वही दरवाजा हमारी किस्मत बदल देता है। तेज धूप, जून का महीना और रास्ता लंबा था, लेकिन आरव का मन जैसे किसी अनकही उम्मीद से भरा हुआ था। आरव कुछ साल पहले ही अपनी पत्नी निधि को खो चुका था। शादी को सिर्फ 1.5 साल ही हुआ था, लेकिन एक अचानक आई बीमारी ने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी थी। वह दिन रात उसे याद करता। कभी कभी तो उसे यूं लगता जैसे अब वह जीवन भर अकेला ही रहेगा। उसके माता पिता, खासकर पिता दीनानाथ ने बहुत समझाया, बहुत दिलासा दिया, लेकिन खालीपन ऐसा होता है जो किसी की बातों से नहीं भरता। इसी अकेलेपन और चुप्पी के बीच एक दिन पिता ने कहा, बेटा, पास वाले माटी गांव में मोहनलाल नाम का एक आदमी है। उसे हमने पुराना ट्रैक्टर बेचा था, लेकिन अभी कुछ पैसे बाकी हैं। तू जरा जाकर ले आ, बाइक उठा ले और जल्दी लौट आना। बहुत तेज धूप है। आरव चुपचाप तैयार हो गया। तेज धूप में बाइक लेकर निकल पड़ा। मोहनलाल से पैसे लेने के बाद उसे एक ख्याल आया, पास में उसका बचपन का दोस्त शिवा भी तो रहता था, क्यों न उससे मिल लिया जाए। उसने सोचा, लेकिन जब वहां पहुंचा तो पता चला कि शिवा तो अब शहर जा चुका है, अब गांव में नहीं रहता। दोपहर के करीब 2 बजे थे। गर्मी बेकाबू हो चुकी थी, शरीर थक चुका था और बाइक की सीट जैसे अंगारों सी जल रही थी। वापसी के रास्ते में जब आरव हरनाही गांव से गुजर रहा था तो उसकी नजर गांव के बाहर एक बड़े नीम के पेड़ पर पड़ी। पेड़ के नीचे घनी छांव थी और वहीं एक पक्का सा चबूतरा बना हुआ था। आरव ने बिना कुछ सोचे बाइक खड़ी की और थके कदमों से उस चबूतरे की ओर बढ़ गया। चबूतरे के एक कोने में एक अजनबी युवक बैठा था। चेहरा शांत था, थका हुआ जरूर, लेकिन एक सलीका था उसमें। कपड़े धूल से सने हुए थे, पर आंखों में गहराई थी। अवनी, जो पास के खेत से लौट रही थी, उसे देखकर ठिठक गई। माथे पर पसीना, कंधे पर चुनरी और हाथ में खाली टोकरी थी। उसने धीरे से पूछा, जनाब, आप कौन हैं? यहाँ क्यों बैठे हैं? आरव ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। एक पल के लिए अवनी जैसे उसकी निगाहों में थम सी गई। मैडम, मैं बस एक राहगीर हूँ, आरव बोला। गर्मी बहुत थी तो कुछ देर छांव में बैठ गया, अब निकलता हूँ। अवनी जाने लगी। तभी आरव ने फिर कहा, माफ कीजिए, क्या एक लोटा पानी मिल सकता है? प्यास बहुत लगी है। अवनी ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और घर के अंदर चली गई। जैसे ही वह पानी लेकर बाहर आने लगी, उसकी माँ सरला देवी रसोई से निकल आई और पूछ बैठी, बेटी, ये पानी किसके लिए है? माँ, बाहर एक राहगीर बैठा है। अवनी बोली, प्यासा है, पानी मांगा है। सरला देवी थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, अगर बहुत थका हुआ है तो कह देना, चाहे तो हमारी गैलरी में बैठ जाए। छांव भी घनी है, हवा भी चल रही है। अवनी ने जाकर आरव से कहा। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, शुक्रिया मैडम, अगर आपको तकलीफ न हो तो कुछ देर सुस्ता लूं, बहुत थक गया हूँ। अवनी ने गैलरी में एक खटिया बिछा दी। आरव लेट गया। नीम की छांव, ठंडी हवा और दिन भर की थकान ने उसे ढक लिया। कुछ ही पलों में वह गहरी नींद में चला गया। वो नींद जैसे महीनों बाद किसी ने सुकून महसूस किया हो, जैसे कोई मुसाफिर लंबी यात्रा के बाद किसी अपने के आंगन में चैन की नींद ले ले। शाम के 7:30 बज चुके थे। अवनी और सरला देवी रसोई में चुपचाप काम कर रही थी। दोनों के मन में एक ही बात थी, आदमी थका हुआ है, क्यों उसे नींद से जगाए। और सच कहें तो सरला देवी को सालों बाद किसी ने उनके आंगन में रुकने की इजाजत मांगी थी। अवनी तो अब तक चुपचाप कई बार उसे देख चुकी थी। न जाने क्यों उसके मन में एक सुकून सा था, जैसे कोई अनकहा अपनापन। तभी अवनी का मोबाइल बजा। उसने तुरंत कॉल मिलाया। बाबा, मैं ठीक हूँ, गलती से फोन साइलेंट हो गया था, चिंता मत कीजिए। पिताजी का स्वर थोड़े नाराजगी और बहुत ज्यादा चिंता से भरा था। बेटा, तू ठीक है? बस यही सुनना था, लेकिन कोई जानकार है उस गांव में, वही रुक जा। आरव बोला, बाबा, यहाँ मेरा कोई जान पहचान नहीं, कैसे रुकूं? पिताजी बोले, बेटा चिंता मत कर, वहाँ रघुनाथ काका रहते हैं, किसी से पूछेगा तो घर मिल जाएगा, वही रुक जाना। आरव ने हामी भर दी। लेकिन ये बात सरला देवी और अवनी भी सुन चुकी थी। सरला देवी बाहर आई और ममता भरे स्वर में बोली, बेटा, अगर रात रुकने की बात है तो किसी और के घर क्यों जाएगा? ये भी तो तेरा ही घर है, जो हमारे पास है वो तेरा ही है। सरला देवी ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि तू भी तो किसी का बेटा है, और जब कोई राहगीर हमारी छांव में आए
तो उसे लौटाना पाप होता है। आरव का दिल भर आया। उस रात सरला देवी ने अपने हाथों से सादा पर स्वादिष्ट खाना बनाया। दाल, चावल, 2 सब्जियां और ताजा रोटियां। खाने के दौरान आरव ने पहली बार उन दोनों से खुलकर बात की। उसने अपने बारे में बताया, अपने काम के बारे में और अपनी बीती जिंदगी के बारे में भी। जब उसने अपनी पहली पत्नी के बारे में बताया, अवनी की नजरें झुक गईं। और फिर उसने अम्मा से पूछा, आप दोनों अकेली क्यों रहती हैं? कोई और नहीं है क्या परिवार में? सरला देवी की आंखों में हल्की नमी उतर आई। धीरे से बोली, बेटा, इस घर में अब बस यही बेटी है, एक ही थी। उसकी शादी की, लेकिन किस्मत को मंजूर नहीं था। 2 साल में ही बार बार उसे अवनी का चेहरा याद आता था, उसका साधापन, उसकी आंखों की शांति और उस घर की नीरवता जिसने आरव के मन में हलचल मचा दी थी। आरव सुनता रहा और जैसे जैसे वो सुनता गया, उसे लगा कि उसकी कहानी अकेली नहीं है। इस घर की दीवारों में सुबह की पहली किरणें नीम के पत्तों से छनकर गैलरी में आ रही थी। आरव की आंख खुली, दिल अभी उसी सौम्यता से भरा हुआ था। वो उठा, मुंह हाथ धोया और जैसे ही निकलने को हुआ, अपने पास से 2000 रुपए निकालकर सरला देवी की हथेली में रख दिए। अम्मा, ये रख लीजिए। घर पर जितनी आत्मीयता आपने दी, उसका कुछ भी नहीं है ये, बस छोटा सा आभार है मेरा। सरला देवी ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। ना बेटा, हमने कोई सौदा नहीं किया था, हमारे लिए तो बड़ी बात थी। आरव ने उनकी आंखों में देखा और मुस्कुरा कर बोला, अम्मा, मैं जानता हूँ आप लोग कैसी सच्ची और मेहनती जिंदगी जी रहे हैं। ये रुपये मेरी ओर से नहीं, उस इज्जत की ओर से हैं जो आपने मुझे दी। आरव ने सिर झुकाया और विदा लेते हुए कहा, कभी कस्बे की तरफ आइएगा तो मेरे यहाँ जरूर रुकिएगा। अम्मा और अवनी, तुम्हारा वो पानी मुझे हमेशा याद रहेगा। अवनी की नजरें झुकी थी, पर उसके होठों पर मुस्कान थी। आरव बाइक स्टार्ट करता है, पर जाते जाते बार बार पीछे मुड़कर देखता है। शायद कोई रिश्ता पीछे छूट रहा था, या शायद कोई रिश्ता अब जुड़ने वाला था। घर पहुंचने पर पिताजी ने पूछा, बेटा, रात कहाँ रुका था? रघुनाथ के घर गया था। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, नहीं बाबा, एक अनजाने घर में, जहाँ प्यार था, सम्मान था और सच्चा अपनापन था। वो घर अवनी का घर था। आरव ने उनके बारे में विस्तार से बताया, कैसे उन्होंने मेहमान समझकर खिलाया पिलाया सुलाया। और फिर जब उन्होंने सुना कि उनके परिवार की दुनिया सिर्फ एक दूसरे तक सिमटी हुई है, तो पिताजी के चेहरे पर एक गहरी सोच उतर आई। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, ऐसे लोग अब मिलते कहाँ हैं? अगर कभी वो यहाँ आए तो उन्हें अपना समझकर ही देखना। और ठीक 2 दिन बाद, जैसे ही अवनी और उसकी माँ को कस्बे के बाजार में कुछ सामान लेना था, अवनी ने मुस्कुराते हुए माँ से कहा, माँ, आरव के यहाँ चलते हैं, न पता तो है न घर का। सरला देवी ने कहा, हाँ बेटी, क्यों नहीं, अच्छा लड़का है। दोनों जैसे ही आरव के घर पहुंची। आरव अपने डेयरी के काम में लगा था, लेकिन जैसे ही उन दोनों को देखा, उसकी आंखों में जो चमक आई वो किसी मेहमान के लिए नहीं, किसी अपने के लिए थी। उसने दौड़कर स्वागत किया, पैर छुए अम्मा के और अवनी को मुस्कुरा कर भीतर ले गया। पिताजी ने पूछा, ये दोनों कौन हैं? आरव ने धीरे से कहा, बाबा, यही है जिनके घर में उस रात रुका था। आरव के पिताजी ने आदर से उन्हें बैठाया, चाय बनवाए और जब सरला देवी ने कहा, बेटा, हम रुक नहीं सकते, घर पर बहुत सारा काम पड़ा है, तो पिताजी बोले, ठीक है, लेकिन अगली बार जरूर रुकिएगा। आप लोग मेहमान नहीं, हमारे अपने हैं। विदा लेते वक्त सरला देवी ने कहा, 4 दिन बाद हमारे गांव के पास मेला लगेगा, आओगे ना बेटा? हर साल मेला लगता है, लेकिन हमारे घर में कोई नहीं आता। अगर तुम आओगे तो इस बार हमारे आंगन में भी रौनक होगी। आरव ने सिर हिलाकर कहा, जरूर अम्मा, इस बार मैं आऊंगा और बहुत सारा वक्त लेकर आऊंगा। उस दिन, उस विदाई के बाद, पिताजी ने पहली बार अपने बेटे से पूछा, बेटा, वो लड़की अवनी कैसी लगी तुझे? आरव जड़ हो गया, फिर भी बोला, बाबा, बड़ी सीधी है और दिल की बहुत अच्छी। पिताजी मुस्कुराए, तू जब पहली बार उसके बारे में बता रहा था, मैं तभी समझ गया था बेटा, पर सोचा तेरे दिल से बात निकलनी चाहिए। अब जब तूने कह ही दिया तो बस समझ ले, अब ये रिश्ता हमारा है। आरव के मन में अब एक हलचल सी थी। अवनी का चेहरा, उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की शराफत, जैसे सब कुछ उसके भीतर बसता जा रहा था। पिताजी ने साफ कह दिया था, बेटा, अगर तुझे पसंद है तो इसमें हिचकने की क्या बात? लड़की बहुत अच्छी है, हमारे घर को भी संभालेगी और तुझे भी। लेकिन आरव अभी थोड़ा संकोच में था।
कहने लगा, बाबा मुझे भी वो पसंद है, पर अगर मैंने ही बात चलवाई तो कहीं उन्हें लगे कि मैं बस उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहा हूँ। पिताजी ने मुस्कुरा कर कहा, तू जैसा सोच रहा है वैसा कोई नहीं सोचेगा बेटा, पर चल जैसे तेरी मर्जी। आरव ने तय किया, अब बात तभी करूंगा जब मेला लगेगा और जब अवनी से अकेले में 2 पल मिलेंगे। 4 दिन बाद मेला लगने वाला था और आरव उसी दिन सुबह सुबह नहा धोकर हल्की सीफन की सफेद शर्ट पहनकर बालों में तिल लगाकर वैसे ही सज धज कर अवनी के घर पहुंचा जैसे कोई दिल में उम्मीद लेकर जाता है। सरला देवी ने द्वार खोला। अरे बेटा आ गया, देखो अवनी कौन आया है। अवनी जैसे ही बाहर आई उसकी नजरें झुक गईं। उसने हल्की पीली सूती साड़ी पहन रखी थी, माथे पर छोटी सी बिंदी और चेहरे पर वही संकोची मुस्कान। आरव को लगा जैसे उसका दिल आज उसी मुस्कान से जुड़ चुका है। शाम को तीनों मेला देखने निकले। मेले की भीड़ थी, रौनक थी, पर सबसे ज्यादा सुंदर बात यह थी कि आरव एक दोस्त, एक सहारा, एक रक्षक बनकर उनके साथ चल रहा था। अवनी ने जो देखा आरव वही दिल से खरीदना चाहता था। सरला देवी की थकान दिखी तो झट से ठंडा पे ले आया। अवनी भी अब खुलने लगी थी, उसकी मुस्कान में अब अपनापन था। रात को जब मेला खत्म हुआ और तीनों घर लौटे तो आरव मन ही मन सोचने लगा, अगर कभी मुझे फिर से किसी के साथ जीवन शुरू करना हो तो मैं चाहूंगा कि वो अवनी हो। वो अकेले बैठा था बाहर चौक में, ठंडी हवा चल रही थी और नीम के पत्ते फिर से सरसराने लगे थे। तभी अवनी घर से बाहर निकली, हाथ में एक कटोरी में पानी था, शायद किसी गाय के लिए। आरव ने आवाज दी, अवनी जी। अवनी ठिठकी, फिर धीरे धीरे पास आए। आरव ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा, मेरी जिंदगी की कहानी आप जानती हैं और आपकी भी मैं सुन चुका हूँ। अवनी चुप रही। आरव की आवाज में अब हल्की कंपी थी। मैं जब से आपको देखा हूँ आपको भूल नहीं पाया और आज जब पूरा दिन आपके साथ बिताया तो मन में एक ही ख्वाहिश रह गई है, क्या आप कभी मुझे याद करती हैं? क्या कभी मेरा ख्याल आपके दिल को छूता है? अवनी ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुराए और सिर झुकाकर चुपचाप अंदर चली गई। लेकिन आरव के लिए वो मुस्कान ही सब कुछ थी। आरव सारी रात करवटें बदलता रहा। अवनी की वो मुस्कान जिसमें कोई जवाब नहीं था, पर एक पूरी सहमति छिपी थी, उसे बेचैन किए हुए थी। सुबह होने से पहले ही आरव ने तय कर लिया, आज जाते वक्त सरला देवी से वो अपनी बात साफ साफ कह देगा। सूरज की हल्की किरणें जैसे ही आंगन में उतरी, आरव उठ गया, तैयार होकर दरवाजे की ओर बढ़ा। लेकिन जाने से पहले वो एक बार फिर मुड़कर सरला देवी के पास आया और धीरे से बोला, अम्मा अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहनी थी। सरला देवी ने चौंक कर देखा। हाँ बेटा कहो। आरव जैसे वक्त एक पल को थम गया हो, उसने गहरी सांस ली और कहा, जब से इस घर में कदम रखा है मैंने सिर्फ अपनापन महसूस किया है। आपकी बेटी ने न मुझे दया से देखा, न मजबूरी से, बल्कि मान और मर्यादा से देखा और उसी नजर ने मेरा दिल जीत लिया। सरला देवी की आंखें भर आईं, वो चुपचाप अंदर चली गईं। अवनी वहां खड़ी थी, उसने माँ की आंखों में वो सवाल पढ़ लिया। सरला देवी ने कहा, बेटी लड़का अच्छा है, दिल साफ है और सबसे बड़ी बात वो तुझे अपनाना चाहता है। कह दे अगर तू भी चाहती है तो मैं अभी उसे हाँ कह दूं। अवनी की आंखें भर आईं, उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिला दिया। वो जवाब नहीं था, एक रिश्ता था। सरला देवी बाहर आई। बेटा अगर तू मेरी बेटी को खुश रख सके तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, ले जा इसको अपने घर और जैसे तूने इसे इस घर में इज्जत दी हमेशा वैसी ही देना। आरव ने सिर झुका दिया। अम्मा आप मुझे अपना बेटा मानिए, मैं आपकी बेटी को कभी रोने नहीं दूंगा। कुछ दिनों बाद आरव ने अपने पिता से यह बात बताई और ये भी कि अवनी और अम्मा दोनों तैयार हैं। पिताजी बहुत खुश हुए। 2 दिन बाद उन्होंने अपने पुराने मित्र के साथ जाकर सरला देवी से औपचारिक रिश्ता तय कर लिया। जब ये बात कस्बे में फैली तो लोग चकित रह गए। एक विधवा और वो भी ऐसी सादगी भरी लड़की इतने अच्छे घर में बहू बनने जा रही है। लेकिन लोग क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि किसी की टूटी हुई जिंदगी को फिर से एक मुकम्मल घर मिल रहा था। कुछ ही हफ्तों में धूमधाम से शादी हुई। आरव ने अवनी को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। अब वही अवनी जिसने जीवन में सिर्फ आंसू देखे थे आज हंसी बांटती है। आरव और अवनी के 2 प्यारे बच्चे हैं। सरला देवी को भी अकेली बेटी के साथ फिर से घर मिला।
और एक माँ की ममता फिर से मुस्कुराने लगी। दोस्तों, जिंदगी कभी खत्म नहीं होती, वो बस करवट लेती है। और अगर दिल में सच्चाई हो तो हर अधूरी कहानी भी एक खूबसूरत अंत पा सकती है। अब आप सभी से एक सवाल, अगर आप आरव की जगह होते, क्या आप भी आवनी से उसी सच्चाई और सम्मान से रिश्ता जोड़ते? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपके जवाब हमें ये दिखाते हैं कि आज भी इंसानियत जिंदा है। जय हिंद, जय भारत। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।